ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप 18 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप आईएएस तो नहीं बनोगे, शायद जानवर बन सकते हो, ठीक है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के कैपेसिटी के अंदर तो नहीं है ये 18 घंटे या 15 घंटे जो भी पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? ये एक तरह का हवा है जो बनाया जाता है, ठीक है? मैं फ़ेल हुआ तो मुझे जो है बहुत शॉकिंग लगा ये चीज़, और कहीं न कहीं जो एक्सेप्टेंस होती है फेलियर की, वो बहुत मुश्किल होती है। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़ नेटवर्क का खास प्रोग्राम सफल योद्धा। आज हम एक ऐसे सफल योद्धा से मिलवाएंगे जो कि देश के सबसे कठिनतम प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक यूपीएससी में 54वां रैंक हासिल किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अर्पित गुप्ता जी। इनसे आज हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आप हमारे इस खास एपिसोड में सफल योद्धा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है ये मेरा जो भी मैसेज है आप लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सर कि आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन रही है फ्रॉम क्लास एलकेजी टू 8th, वो मैंने यहीं से नवल्स एकेडमी सहजनवा से करी हुई है। और मेरी फैमिली बैकग्राउंड बेसिकली है कि मेरे पापा जो है इंडियन रेलवेज़ के एम्प्लॉय रहे हैं, और वो अभी रिटायर हो चुके हैं, और मेरी मम्मी एक होम मेकर है। सर आज के दौर में देखें तो आज की ये जो अभ्यर्थी हैं तैयारी करने वाले, उनकी एक धारणा बन चुकी है कि बड़े शहरों में जाके तैयारी पॉसिबल है, दिल्ली, इलाहाबाद, अन्य जगह जाके और बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ के ही हम कहीं सफल हो सकते हैं या बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं को हासिल कर सकते हैं। इस पे आप क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोचिंग में कोई प्रॉब्लम एज़ सच नहीं है, क्योंकि कोचिंग में कई लोगों की ज़रूरत एक्चुअली में पड़ती है हेल्प करी कोचिंग की, या फिर कई लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें गाइडेंस मिले, और वो कहीं न कहीं कोचिंग प्रोवाइड कराता है। अल्टीमेटली मैंने ये चूज़ किया कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो ऑप्शनल हो, और मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैं बिना कोचिंग के भी कर सकता हूँ। तो हालाँकि मुझे भी कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि कोचिंग अगर नहीं करोगे तो क्या पता एग्ज़ाम जो है थोड़ा रीच के बाहर रहेगा, ये सब चीज़ें। लेकिन मुझे ये खुद पे भरोसा था, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत है तो आप ज़रूर लीजिए, मतलब मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मत लीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स पता होती हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है पर लोग कह रहे हैं तो कर लेता हूँ, ये बहुत गलत धारणा है। ये आपको, अगर आपको अंदर से ये नहीं लग रहा है कि आपको कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोचिंग अगर बिना मन के ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगेज्ड नहीं रह पाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, और हम जो अपने पर्सनल लेवल पे काम करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो इससे एक मन में जो है द्वंद्व, जो एक मन में फाइट है, एक स्ट्रगल है, वो पैदा होता है। वो जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हमारे प्रिपरेशन के दौरान। सर अर्पित गुप्ता से आईएएस अर्पित गुप्ता का ये जो जर्नी रहा है, इसके बीच में कितने संघर्ष आए हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। और क्या, कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिला और कब से आपने ये लक्ष्य देखा कि इस लक्ष्य में हमें आगे बढ़ना चाहिए? मैंने एक्चुअली 11th-12th क्लास में ही ये सोचा था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे कभी ना कभी ज़रूर लाइफ में। तो उस समय तो वैसे मुझे एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम भी नहीं था, बस थोड़ी चीज़ें मालूम थी कि कुछ इन सेक्टर्स में काम करते हैं, और ये चीज़ें जो हैं हमारी अथॉरिटी होती हैं। तो जो मेरा मेन शुरू हुआ एग्ज़ाम के प्रति अट्रैक्शन, वो 3rd ईयर 4th ईयर में हुआ। तो उसके बाद जो है मैंने शुरू करी अपनी प्रिपरेशन। फाइनली जो है जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद मैंने 3 महीने जॉब करी, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू करी है। और जो मेरा मतलब स्ट्रगल, तो मैं यही कहूँगा कि मेरा मेन स्ट्रगल यही रहा है कि मैंने जो खुद को हमेशा कन्विंस करके एक कंसिस्टेंटली पढ़ने की जो वो हैबिट बनाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब इस एग्ज़ाम का पूरा जो क्रेडिट है वो अपनी कंसिस्टेंसी को देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो डेली 8 से 9 घंटे बैठने की कोशिश मैंने की है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माई प्रिपरेशन, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है यहाँ तक पहुँचने में। क्योंकि मैं जब मैंने इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू किया था, तो बीच में मैंने जो भी ब्रेक्स लिए हैं वो बहुत लंबे नहीं रहे हैं, और वो ब्रेक्स हमेशा एग्ज़ाम के बाद लिए हैं। उसके अलावा मैंने ब्रेक्स एज़ सच नहीं लिए हैं। ब्रेक लिए हैं 15 दिन में एक बार, तो वो ब्रेक ऐसा रहा है जिसने मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब 15 दिन में मैंने अगर 5 घंटे 15 दिन, हर 15 दिन बाद 5 घंटे 6 घंटे इन्जॉय करा है दोस्तों के साथ, एक दिन पूरी एक एक दिन, तो मैंने उसके बाद उस चीज़ को कवर किया है नेक्स्ट 2 और 3 डेज़ में।
तो जो अल्टीमेट वो होना चाहिए ना, हमारा जो अल्टीमेट थिंकिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए टू बी कंसिस्टेंट नो मैटर वॉट। कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, आप जो है डेली पढ़ना है। सर इस दौर में कहीं न कहीं अगर एक बार कहीं असफलता मिलती है तो आज के अभ्यर्थी वो वहीं रुक जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपने कहाँ से प्रेरणा ली और अपने आप को मोटिवेट रखा और उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते गए? और एक्चुअली मेरा जो अभी लाइफ में जर्नी रही है, तो जनरली मैं सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करता रहा हूँ। तो पहली बार जो है मैं जब यूपीएससी के अपने पहले अटेम्प्ट में मेंस में मैं फ़ेल हुआ, तो मुझे जो है बहुत शॉकिंग लगा ये चीज़। और कहीं न कहीं जो एक्सेप्टेंस होती है फेलियर की, वो बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था ये चीज़ जो है ग्रास्प करने में कि मुझे ये चीज़, मतलब मुझे ये फेलियर फेस करना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब भी आप किसी जगह पे किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं ना, तो उसको आप एज़ अ बैज ऑफ ऑनर ट्रीट करिए कि हाँ, मैं फ़ेल हुआ हूँ। आप इस चीज़ को छुपाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब आप इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं ना, तो ये आपके अंदर इन्फीरियॉरिटी लेकर के आता है किसी भी चीज़ के प्रति। आप इस चीज़ को एक बैज ऑफ ऑनर की तरह किसी के सामने रखिए कि हाँ, मैं फ़ेल हुआ था और मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ। जब आप सामने वाले किसी के सामने जो है इस तरह का कॉन्फिडेंस शो करते हो, तो आप कहीं न कहीं अंदर से भी कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो। लेकिन जब आप किसी और को ये बोलते हो कि हाँ, मैं फ़ेल हो गया था, या फिर आप छुपाने की कोशिश करते हो कि हाँ, मैं दे रहा हूँ, कुछ भी हुआ था, वो चीज़ बताते नहीं हो, तो ये शो करता है कि कहीं न कहीं आप अंदर से सेल्फ डाउट में हो कि आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आप सामने वालों को भी खुद पे डाउट क्रिएट करने का मौका देते हो। तो मेरे आस-पास के लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए रहे हैं क्योंकि मैं खुद कभी भी डिप्रेस्ड रहा हूँ, बट फिर भी मैंने आस-पास के लोगों को यही बोला है, कोई नहीं यार, करते रहेंगे, मतलब जो है ट्राई करते रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। तो इसलिए मेरे आस-पास के लोग हमेशा ये चीज़ बोलते थे कि कहीं न कहीं जो है तुम एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर लोगे। तो वो एक मोटिवेशन का सोर्स रहता है, क्योंकि आपके आस-पास के लोग कंटिन्यूअसली आप पे भरोसा दिखा रहे होते हैं रेदर देन आप पे डाउट कर रहे हो। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है, जो कि जाननी चाहिए। सर तैयारी के समय आपकी किस तरीके की रणनीति थी और प्लानिंग किस तरीके का था शेड्यूल? लोग कहते हैं कि 18 घंटे 20 घंटे पढ़ना ज़रूरी हो जाता है और इस तरीके से काफ़ी अभ्यर्थी उससे भी परेशान होते हैं कि इतना कैसे पढ़ेंगे या देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप 18 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप आईएएस तो नहीं बनोगे, शायद जानवर बन सकते हो, ठीक है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के कैपेसिटी के अंदर तो नहीं है ये 18 घंटे या 15 घंटे जो भी पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? ये एक तरह का हवा है जो बनाया जाता है, ठीक है? मैं तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये बोलना चाहूँगा कि आप डेली पढ़िए, 8 से 9 घंटे जितना आपसे हो पा रहा है। मेरा शेड्यूल बहुत सिंपल रहा है, मैं 8 से 9 घंटे पढ़ने की कोशिश करता था डेली लेवल पे, डेली बेसिस पे। इनफैक्ट फेस्टिवल्स के डे, जैसे फेस्टिवल, जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली है, तो इस बार मेरा मेंस था, प्रीलिम्स के और मेंस के बीच में दिवाली पड़ी थी, तो मैंने दिवाली के दिन भी जो है पढ़ाई करी। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप दिवाली के दिन भी 4-5 घंटे पढ़ रहे हो। ये शो करता है कि आपके अंदर जो है ना वो मोटिवेशन है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। और ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, मैं हमेशा यही कहूँगा कि ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, कंसिस्टेंटली पढ़ना होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है ना हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट होती है। एक दिन में 15 घंटे कोई भी पढ़ लेगा, 10 दिन 15 घंटे कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन 1 साल 8 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और जब कोई पढ़ता है तब उसे ये पता चलता है। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं ये कहूँगा कि मेरा शेड्यूल बहुत ही सिंपल रहा है, मतलब मैं सुबह कभी भी उठ नहीं पाता था एक्सेप्ट एग्ज़ाम्स। तो मैं सुबह 9 बजे, साढ़े 9 बजे उठ करके 10 बजे से पढ़ना ही शुरू करता था। और मेरी बीच में मैं दिन में भी एक नैप लेता था, तो वो बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप जो है प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लॉन्ग आवर्स बैठने में, तो आप दिन में ज़रूर सोइए आधे घंटे 1 घंटे, उससे आप बहुत फ्रेश महसूस करते हैं शाम को। और मैं रात में वही 10-11 बजे तक जो है बीच में ब्रेक्स ले करके पढ़ता था। तो नियरली मेरी जो इफ़ेक्टिव पढ़ाई है वो 8 से 9 घंटे की डेली बेसिस पे होती थी। सर मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें आपने ज़िक्र किया है कि इसके पहले जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो उस समय बीमार पड़ गए थे और उससे कुछ नंबर मार्क्स कम आ गए थे। उस समय क्या स्थिति थी आपकी मानसिक? उसको समझना चाहेंगे। उस बार मुझे आज भी डेट याद है, 23 मार्च 2021 को ये रिज़ल्ट आया था। तो 23 मार्च 2021 को मेंस का रिज़ल्ट आता और मेरा रोल नंबर पीडीएफ में नहीं था। तो मैंने लगभग 20-25 बार जो है पीडीएफ डाउनलोड करके ओपन करने की कोशिश की, खोजने की कोशिश की कि मेरा रोल नंबर क्यों नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था इस चीज़ का। मैं मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी जो है चेक करती हैं लैपटॉप में कि नहीं है रोल नंबर। बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। नेक्स्ट काफ़ी दिनों तक, 3 बाद होली थी, 3-4 दिन बाद, तो मैं होली में भी बिल्कुल जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। पूरे दिन 10-12 दिन एक रूम में बैठे रहना, यही शेड्यूल हो गया था।
लेकिन जो वो टाइम था ना, मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरी लाइफ का पहला जो है बड़ा फेलियर था, और उसने मुझे सिखाया है कि आपको वापस से खड़े कैसे होना है। तो जो मानसिक उस समय तनाव की स्थिति थी, जो एक प्रेशर था, जो मेंटल हेल्थ कहीं न कहीं उस समय मेरी डिस्टर्ब थी, इस चीज़ से वापस आना जो है बहुत बड़ी उपलब्धि रही है मेरे लिए। मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम क्लियर करने से भी बड़ी उपलब्धि मेरे लिए यही रही है कि मैं उस स्टेज से बाहर आके वापस प्रिपरेशन शुरू कर पाया। सर अभी क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे आज के जो अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे हैं उनको, किस तरीके से वो तैयारी करें और अपने आप को कैसे तैयारी के लायक? मैं उनको बस किसी भी जो भी मुझे लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर, मैं उनको सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिए एग्ज़ाम को लेकर के। आपके अंदर एक जो ज्वाला है, जो आग है ना, वो लगी रहनी चाहिए हर समय तक। वो आग 10 दिन लग के या 20 दिन लग करके बुझनी नहीं चाहिए। अभी हो सकता है कि आप मुझे देख रहे हो, तो आज से महीने भर तक आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आप थोड़े ढीले पड़ जाएँगे। ये एग्ज़ाम जो है जो अभी मैंने क्रैक किया है, ये एग्ज़ाम आपसे लॉयल्टी डिमांड करता है इस एग्ज़ाम के प्रति। आप इस एग्ज़ाम में एक भी दिन ढीले नहीं पड़ सकते हैं। हो सकता है आज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो 5 जून है, आज एक प्रीलिम्स का पेपर है यूपीएससी का। तो जो लोग भी प्रीलिम्स अभी दे रहे होंगे, पेपर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया होगा, तो जो लोग भी अभी दे रहे होंगे, वो लोग ये सोच रहे होंगे कि अब एन्जॉय करेंगे। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे उसमें से जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, काफ़ी क्या मैक्सिमम लोगों का तो नहीं निकलता है प्रीलिम्स। तो वो लोग ब्रेक लेते हैं, वो लोग पढ़ना शुरू नहीं करते हैं। जिस दिन प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं होता है, आपको अगर अगले दिन पता चल जा रहा है कि आपका आप जो है जो एस्टिमेटेड कट ऑफ है उससे बहुत नीचे हैं, तुरंत पढ़ाई शुरू कर दीजिए, तुरंत अगले अटेम्प्ट के लिए। एक दिन का भी ब्रेक नहीं लेना है आपको। देखिए, मेंस में जब फेलियर होता है या फिर किसी इंटरव्यू में जब फेलियर होता है तो संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज पे होते हैं जब आपकी उम्मीदें बहुत बढ़ गई होती हैं। लेकिन अभी प्रीलिम्स लेवल पे तो आपको उम्मीदें लगानी भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आपको हर समय प्रिपेयर्ड रहना होता है एग्ज़ाम देने के लिए कि प्रीलिम्स है, देंगे, अगले दिन से पढ़ने बैठ जाएँगे अगले साल के लिए, अगर इस बार नहीं होता है तो। अगर हो जाता है तो अगले दिन से बैठ जाएँगे मेंस के लिए पढ़ने के लिए। बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी जो है ना, इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। सर इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं इस सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा अपने माता-पिता को देना चाहूँगा, और स्पेशली जो मेरे पिता रहे हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें की हैं। मतलब उन्होंने आउट ऑफ द वे जा कर के जो भी चीज़ें मुझे जब भी ज़रूरत रही है, उन्होंने हमेशा पूरी की है। और कहीं न कहीं इसीलिए आप अगर देखें तो मेरा ऐसे फाइनेंशियल लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं रहा है। मैंने खुद जॉब भी छोड़ दी, जो कि बहुत ही वेल पेइंग जॉब थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस कैपेबल थे और मेरे पापा ने हमेशा ये चीज़ बोली कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं ईज़िली तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, तो तुम जॉब छोड़ सकते हो। क्योंकि मैं जॉब के साथ 3 महीने जब मैं जॉब कर रहा था, तभी मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी, और शुरुआती दौर में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो मैं प्रिपेयर कर नहीं पा रहा था। इसलिए जो है कहीं न कहीं पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब आपका फेलियर जब भी होता है ना, तो आपके पेरेंट्स आपको ये सोचने के बजाय कि आप फेल हो गए तो आप पढ़े नहीं थे, अगर आपके पेरेंट्स ये बोलते हैं ना कि बेटा तुमने किया था, लेकिन लगता है कि इस एग्ज़ाम को थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है, तो वो तुम करो। ये जो आपके पेरेंट्स जब इस तरह का अप्रोच रखते हैं, तो आपका एग्ज़ाम ईज़िली क्लियर होता है। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी पढ़ने के लिए नहीं बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कि पढ़ लेता हूँ मैं, ठीक है। और मेरे पेरेंट्स हमेशा इस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं कि हेल्थ देखो, ये देखो, वो देखो, पढ़ने में फ़ोकस नहीं करते। तो पेरेंट्स इस तरह का जब सपोर्ट आपको करते हैं ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो, क्योंकि फिर आप पढ़ाई अपने लिए और अपने हिसाब से कर रहे होते हो। मिलती रहती। एग्ज़ैक्टली, एनर्जी मिलती रहती है। तो अपने हिसाब से जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, तो वो डबल हो जाती है कहीं न कहीं एफिशिएंसी आपकी। मैं अभी जो भी लोग एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि आज 5 जून ऑलरेडी हो गई है, तो हो सकता है अगले साल के बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो अब मतलब पढ़ाई कर रहे होंगे इस समय। मैं उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देनी चाहूँगा अपनी तरफ से, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने टेलीग्राम पे अपना एक चैनल बनाया हुआ है। उधर मैं अपने जो भी नोट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जिनसे मैंने पढ़ाई करी है, वहाँ पे मैं डाल दूँगा, और मैं डाल रहा हूँ धीरे-धीरे करके। और मैंने अपना जो भी स्ट्रैटेजी रही है, जिस तरह से भी मैंने पढ़ाई की है, मैंने सब वहाँ पे डिटेल में लिख रखी है, और कुछ चीज़ें मैं लिख भी रहा हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह इस तरह की चीज़ की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। और ये वीडियो के नीचे जो है आप ये लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं, लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब ये चीज़ें यूज़ करें, और क्योंकि जिस तरह से आप कोचिंग का मटेरियल खरीदते हैं बच्चे, उसी तरह से ये भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, और कहीं न कहीं आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये नोट्स जो मेरे हैं वो कहीं न कहीं यही मेरी सफलता का सबसे बड़ा रीज़न है।